शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम फॉरेन वाले हिस्से के साथ में। आज फॉरेन वाले पेज से हम कुछ चर्चित जगहों के नाम देखेंगे, कुछ चर्चित कंट्री और कुछ जो चर्चित व्यक्ति हैं जो कि आज न्यूज़ में रहे हैं उनको देखने वाले हैं। तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सही जोड़ी के रूप में। जैसे कि कोई जगह न्यूज़ में रही थी तो वो किस देश से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति न्यूज़ में रहा है तो उसका संबंध किस देश से है। और इसको हम दूसरे रूप में देख सकते हैं जियोग्राफिक मैप के आधार पर। कोई कंट्री न्यूज़ में रही है मतलब हमको उसका मैप सबसे पहले देखना है। वो कंट्री किस महाद्वीप में आती है, क्यों न्यूज़ में रही है, क्या क्या उसकी जियोग्राफिक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, वहाँ की झीलें, वहाँ पर लोकेटेड कोई खाड़ी है या फिर वहाँ की कोई नदी है या फिर वहाँ के कोई पर्वत है। जैसे कि यूपीएससी ने न्यूजीलैंड से एक क्वेश्चन पूछा था, वहाँ का मैप, वहाँ का जो पर्वत है उसके बारे में पूछा गया था कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। पहली जो जगह है न्यूज़ में रही है वो है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर में सैन सल्वाडोर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 12 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं। कहाँ पर? अल सल्वाडोर के फुटबॉल स्टेडियम में। ज़रूर यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से भगदड़ मची होगी। 12 person were killed and 100 injured on Saturday in stampede at San El Salvador football stadium. Initial reports pointed to a crush of fans who tried to enter the Cuscatlan Stadium in the Central American country's capital San Salvador. ये कंट्री कहाँ पर पड़ जाती है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री की जो कैपिटल है सैन सल्वाडोर। ये लोग लोकल टूर्नामेंट को देखने आए थे। दो टीमों के बीच में ये मैच हो रहा था, एलिजाना और एफएस के बीच में। तो यहीं पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों में भगदड़ मचती है और इसी भगदड़ के चलते चलते 12 लोगों की डेथ हो गई है। इसके बाद हम देखने वाले हैं ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने चुनाव जीत लिया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमको डायरेक्ट विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है। तो जब डायरेक्ट विक्ट्री नहीं है इसका मतलब ये है इनको अपने गठबंधन की सरकार बनाना पड़ेगा। ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर कायरियाकोस मिस्टोस्काइस की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इन्होंने स्कोर किया है एक थम्पिंग विन इन संडेज इलेक्शन, but would likely call a new ballot in a month as it fell short of an outright majority to rule alone। लेकिन हमको यहाँ पर ऐसी मेजॉरिटी वाली वोट रिसीव नहीं हुई है कि वो अकेले यहाँ पर शासन कर सकें। With just over 50% of the ballot counted, his New Democracy Party scored 20-point lead ahead of his nearest rival। देखा जाए ना तो इन्होंने स्कोर किया है 20 पॉइंट की इन्होंने लीड ले लिया है इनकी जो नियरेस्ट राइवल रहे हैं उनसे। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है। तो ग्रीक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिसका नाम है कायरिक्वाक मिटोकीस, ऐसे ख़तरनाक नाम रहते हैं कि बोलने में भी दिक्कत होती। तो ये एक और चर्चित व्यक्ति हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं। इनका नाम आप नोट कर लीजिए, किस देश से ये रिलेटेड हैं, कौन सी इनकी पार्टी है। तो ग्रीक के हैं, ये ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। अगला जो हिस्सा रहेगा हमारा जो कि न्यूज़ में ही रहे हैं, चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। मार्टिन एमिस जिन्होंने मनी, लंदन फील्ड्स जैसी किताबें लिखी हैं, इनकी डेथ हो गई है 73 की उम्र में। तो
Renowned and influential ब्रिटिश राइटर मार्टिस एमिस की डेथ हो गई है 73 उम्र की साल में। हिज होम इन लेकवर्थ फ्लोरिडा द बुकर प्राइजेस सेड ऑन सैटरडे। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो प्रसिद्ध और प्रभावशाली ब्रिटिश राइटर हैं मार्टिन एमिस, इनकी डेथ हो गई है। इनका जो घर है कहाँ पर है, लेकवर्थ फ्लोरिडा में है। ऐसी जानकारी दी गई है बुकर प्राइजेस के द्वारा सैटरडे के दिन। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड हम किसको बोलेंगे, एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसित, एंड डिस्कस्ड राइटर ऑफ द पास्ट 50 ईयर। पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा जिनकी प्रशंसा की गई, सबसे ज़्यादा जिनका डिस्कशन किया जाता था पिछले 50 साल में, उनमें से शामिल थे मार्टिन एमिस। एंड द आथर ऑफ 14 नॉवल, लगभग 14 उपन्यास इन्होंने लिखा है। ये जानकारी हमको मिली है बुकर प्राइजेस की तरफ से। द लीडिंग लिटरेरी अवार्ड फॉर द फिक्सन इन द यूनाइटेड किंगडम, जो कि फिक्सन के मामले में यूनाइटेड किंगडम में एक लीडिंग अवार्ड माना जाता है। उनकी जो पत्नी है इजाबेल फोनेस्का, इन्होंने मीडिया को बताया है कि ये जो ऑथर ऑफ शेयरिंग एंड इंसाइटफुल वर्क, इन्होंने इनके कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में हमें बताया। ठीक है, दिल को भेदने वाला, शेयरिंग का मतलब होता है दिल को भेदने वाला, इंसाइटफुल का मतलब क्या होता है, जिस पर आपकी नज़र जाए, जो व्यवहार में रहे। तो इनके कुछ दिल को भेदने वाले और व्यवहारिक किताबें के नाम उन्होंने बताया था, सच एज मनी, ए सुसाइड नोट, लंदन फील्ड एंड टाइम्स एरो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इनकी डेथ का अनाउंसमेंट ऐसे टाइम में किया गया है, कैसे टाइम में किया जा रहा है, जब कनास फेस्टिवल शो कर रहा था एक फिल्म बेस्ड ऑन हिज बुक, जिसको 2014 में लिखा गया था, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो इनकी जितनी भी जो किताबें हैं, इनके द्वारा लिखे गए नवल हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑस्टविच, सेट इन ऑस्टविच, द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ नाजी ऑफिसर। तो एक नाजी ऑफिसर की भी कहानी हमको देखने को मिलती है, जहां वो एक जो वाइफ है ऑफ एक्सटर्मिनेशन कैंप कमांडर, उनके साथ में प्यार में फंस जाता है। 2008 की यदि हम बात करें तो टाइम्स ऑफ लंदन ने नेम्ड हिम वन ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर सिंस 1945। 1945 से लेकर के आज तक 50 जो ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर रहे हैं, उनकी श्रेणी में इनका नाम उजागर किया था। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति भी देख लिए। इसके अलावा कंट्री और उस कंट्री में जो जगह न्यूज़ में रही है उसको भी हमने देखा। जैसे कि सैन सल्वाडोर के हमने न्यूज़ देखे थे, वहाँ एक स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम, ठीक है, और कसकैटलन स्टेडियम है। ये स्टेडियम हमको ध्यान में रखना है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री की कैपिटल सैन सल्वाडोर में है, जहां पर एक लोकल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था एलियांजा और एफएएस टीम के बीच में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो आज का हमारा पहला एडिटोरियल है वो जलीकट्टू गेम से रिलेटेड है। जलीकट्टू से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में जो सुनवाई की गई है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो शुरू में हम देखते हैं यहाँ का जो हाई कोर्ट है, जहाँ पर ये गेम का आयोजन किया जाता है, उनकी तरफ से जलीकट्टू को बोला गया कि आप जानवरों के साथ में अत्याचार करते हैं, क्रूएल्टी बरतते हैं, उनको परेशान करते हैं, इसलिए इस प्रकार के गेमों का आयोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं, उन लोगों ने अपनी पिटीशन दायर करी थी वहाँ के कोर्ट में। इसके बाद मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब चूँकि
वहाँ पर हाई कोर्ट मना कर रहा है, इसीलिए जो जलीकट्टू है, तमिलनाडु है और भी महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं, अदर जो राज्य हैं जहाँ पर इस प्रकार के गेमों का आयोजन किया जाता है, तो उन्होंने क्या काम करा था, अपने राज्य में एक विधेयक पास कर दिया था जिसके अंतर्गत उन्होंने इसको कानूनी रूप से वैध करार दे दिया गया था। इसके बाद मामला चले जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो आज के टाइम में सुनवाई हुई है, पहले के डिसीजन को शायद यहाँ पर पलट दिया गया है। पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो उसके अंतर्गत क्या है, ये जो बैन रहा था उसको कंटिन्यू रखा गया था। लेकिन आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया है कि ये जो गेम होते हैं ये उस राज्य की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के काम करते हैं। यदि ये गेम बैन हो जाएंगे तो वो जो संस्कृति है वो बच नहीं पाएगी। इसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू जैसे जो गेम हैं इनको जारी रखा। ये देखिए, इसमें एक जो पार्टिसिपेंट रहता है वो इस बैल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो डील है ना यहाँ पे, इसको पकड़ करके। सबसे पहले जल्लीकट्टू के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं, मगर थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। यदि एक साधारण टर्म में करें, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको कंडक्टेड कराया जाता है एज ए पार्ट ऑफ मट्टू पोंगल, द थर्ड डे ऑफ 4 डे लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल का चौथा दिन, ठीक है, द थर्ड डे ऑफ 4 डे लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। 4 दिन का पोंगल होता है तो उसका जो तीसरा दिन है उसको मट्टू पोंगल कहा जाता है। ये जो वर्ड है मट्टू, मट्टू का मतलब होता है सांड। एंड द थर्ड डे ऑफ पोंगल इज़ डेडिकेटेड टू कैटल, और जो तीसरा दिन होता है पोंगल का, वहाँ के कैटल को डेडिकेटेड रहता है। क्यों डेडिकेटेड हैं? क्योंकि खेती में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए ये डेडिकेट कर दिए हैं तीसरे दिन को। देखा जाए तो ये जो सांड होते हैं इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है काऊ की अपेक्षा, बिकॉज ये जो है किसानों की हेल्प करते हैं। खेतों में जुताई करना है, खेतों में बैलगाड़ी से कुछ माल की ढुलाई करना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि सांडों के द्वारा किए जाते हैं। वहीं इनकी सहायता से ही क्या है, गायें अपने बछड़ों को जन्म देती हैं। इसी से मिल्क ऑफ प्रोडक्शन होता है, ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिजर्विंग इंडिजीनियस स्पीसीज, और इनके माध्यम से इनके ही जैसे बच्चों को जन्म दे पाती हैं गायें। इनको प्रिजर्व करने का काम भी किया जाता है। वहीं यदि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी तो हम इनको क्यों प्रिजर्व करके रखेंगे, इनकी नस्ल को हम क्यों रखेंगे जब हमारे पास इनकी उपयोगिता ही नहीं है। तो अभी हाल ही में ये चीज़ न्यूज़ में रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की इजाज़त देने वाले कानूनों की जो संवैधानिकता है, इस पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम, कर्नाटक अधिनियम पर कहा कि राज्यों के तीनों कानून सही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जलीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ कानूनी तौर पर वैध हैं। राज्यों को कानून के तहत पशुओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भले ही हम कह रहे हैं कि इनका कानून सही है, इसके साथ साथ में उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपको पशुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में इसमें जो पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं वो भी घायल होते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? साथ साथ में यदि किसी प्रकार से दर्शक को चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं। इस प्रकार से ये जो वर्डिक्ट आया है, ये जो सुनवाई हुई है जलीकट्टू के ऊपर और अन्य, एक साथ में अच्छी बात ये रही कि 2-3 राज्यों के जो ट्रेडिशनल गेम है एनिमल से रिलेटेड, उनके ऊपर ये सुनवाई इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। तो कुल मिलाकर के जो कल्चरल सेंटीमेंट है इसके बीच में, इसके भीतर जो सांस्कृतिक तत्व मौजूद हैं, उनके त्यौहार बीच में आ जा रहे हैं, इनको जारी रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसके साथ साथ में एनिमल राइट्स, ह्यूमन सेफ्टी, इनकी
इनके ऊपर भी फोकस करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। एक रूरल स्पोर्ट सीन बाय कोर्ट्स फॉर years as one inflicting cruelty on animals has now received judicial imprimatur। कुल मिलाकर के अभी तक जो कोर्ट इस प्रकार के जो त्योहार हैं उनको क्रुएल्टी के रूप में देख रही थी, उसको आज के टाइम में, आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए उसको कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है कि नहीं, इस प्रकार के गेम्स को हम बंद नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके जो पॉपुलर सपोर्ट है जल्लीकट्टू के लिए वो बढ़ते गया और यही कारण है कि ये जो राज्य हैं इन्होंने 2017 में कहना चाहिए अपनी विधानसभा में कुछ नियम कानून बनाए और इनको छूट दे दिया था एनिमल क्रुएल्टी नियम कानून से। यदि एनिमल क्रुएल्टी नियम कानून लगता तो यहाँ इनका आयोजन मुश्किल हो जाता। तो 6 साल के बाद में ये जो अमेंडमेंट है ये ख़त्म हुए हैं एक कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। कोर्ट ऑर्डर ने उस टाइम में बैन लगा दिया था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जारी रखा है चेंजेस मेड बाय द तमिलनाडु असेंबली। तमिलनाडु की विधानसभा की तरफ से जो कानून बनाए गए थे, वहाँ की कोर्ट ने शुरू में तो क्या कहा कि नहीं इसको हम बैन करेंगे, तो तमिलनाडु की असेंबली एक नियम कानून लेकर के आ गई कि नहीं इसको हम खिलाएंगे, तो इसको कंटिन्यू रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं इसके एक्टिविस्ट और प्रोपोनेंट के बीच में। एक्टिविस्ट लोग जो कि कहते हैं कि नहीं ये इसका गेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो इसको खेलने वाले लोग हैं, इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसको चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। तो 2014 में हम देखते हैं जजमेंट आया था स्पोर्ट को बैन करने वाला। एक्टिविस्ट ये अर्ज करते हैं कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें इन्वॉल्व है फिजिकल कॉन्टेस्ट बिटवीन ह्यूमन एंड बुल। फिजिकल तौर पर यदि आप इंसान और ह्यूमन के बीच में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, या रेस आयोजित कर रहे हैं, जो कुछ भी आयोजित कर रहे हैं उसमें फिजिकल इन्वॉल्विंग यदि हो रहा है तो ये वायलेट करता है एनिमल के अधिकारों को। जबकि अदर जो ग्रुप है उनका कहना है कि किसी को भी कोई भी इसको स्टॉप ना करे, समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट ट्रेडिशन एंड कल्चर। जो चीज़ हमारे देश की कल्चर और ट्रेडिशन में शामिल है उसको किसी को भी बंद करने का अधिकार नहीं है। फिर द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द बैन जब लगाया गया इसको कानूनी तौर पर, तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स ऐसा दी कि हम विधानसभा में एक कानून पास कर देते हैं जिसके अंतर्गत इस खेल को हम जारी रखेंगे। तो इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स टू एनिमल्स एक्ट 1960 में कुछ संशोधन किए गए इन इट्स एप्लीकेशन टू स्टेट एंड ऑब्टेन द प्रेसिडेंट असेंट, और इससे प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आज के टाइम में इस इशू को सेटल कर दिया है और यहाँ पर फेवर लिया है जल्लीकट्टू का एज ए कल्चरल इवेंट के तौर पर। सुनवाई को आप किस रूप में देख सकते हैं, तो ये जो सुनवाई यहाँ पर चल रही थी 5 जज की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। यहाँ पर 2 प्रकार की फाइंडिंग हमको निकल करके सामने आई हैं। उनका कहना है जो फ्रेश रेगुलेशन है ये मिनिमाइज करते हैं गेम की पोटेंशियल को, ठीक है, अभी हाल ही में जो रेगुलेशन बनाए गए हैं इससे क्रुएल्टी कम होगी, ठीक है, जो पेन हो रहा है उसको कम होगा। फॉर्म्ड द बेसिस फॉर 2014 जजमेंट, जो कि 2014 के बैन का जजमेंट का बेस रहा था कि ठीक है पशुओं के साथ क्रुएल्टी करी जाती है, उनको पेन होता है, इसलिए ये सब गेम नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर वाली बात यह है कि कोर्ट ने एक्सेप्टेड कर दिया है लेजिस्लेचर के इस व्यू को कि ये जो जल्लीकट्टू है ये स्पोर्ट है एक प्रकार से जिसको कंडक्ट किया जाता है हर साल। क्यों करते हैं? ट्रेडिशन और कल्चर के चलते चलते इसने एक्सेप्ट कर लिया है लेजिस्लेचर की विजडम को ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट कल्चरल हेरिटेज, होल्डिंग दैट कोर्ट कैन नॉट एम्बार्क ऑन सच इंक्वायरी।
और इस प्रकार से इंक्वायरी का भी जो पावर है कोर्ट का, उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया। लेकिन देखा जाए ना तो जजमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल तौर पर जो पशुओं की क्रूएल्टी पर आधारित नियम कानून बनाए गए हैं उसका भी आप फॉलो ना करें। उनको 2014 के जजमेंट में ध्यान रखा गया था, तो इस बार भी उनका ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर कौन कौन से खतरे हैं और कैसे करके उन खतरे से हम निपटान कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं इसके साथ साथ में रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है, ये ही बर्डन को बियर करेंगी, ये ही उस बोझे को ढोने वाले हैं। यदि किसी को पेन हो रहा है, किसी एनिमल के साथ क्रुएल्टी की जा रही है, तो उसका रुपया पैसा कौन भरेगा? इसको कराने वाले ऑर्गेनाइजर और रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। इस प्रकार के जो गेम आयोजित करे जाते हैं यहाँ पर खतरा रहता है इंसानों को। न केवल जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनको खतरा है, बल्कि जो स्पेक्टेटर हैं, दर्शक लोग हैं, उनको भी खतरा रहता है। क्या पता जो बैल है, जो बाउंड्री बनी हुई है, उसको तोड़ ताड़ के आपके ऊपर ही चढ़ाए। इट मे बी टाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मैंडेट प्रोटेक्टिव गियर। इसलिए हम कहते हैं जो भी जलीकट्टू का आयोजन कराएगा वो ऑर्गेनाइजर खिलाड़ियों को प्रोटेक्टिव गियर देगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देगा, ताकि उनकी थोड़ी बहुत सुरक्षा हो सके। एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स रूल्स फॉर प्रॉपर बैरिकेड टू कीप स्पेक्टेटर सेफ। दर्शक लोगों को आप कैसे करके सेफ रख सकते हैं? उनका जो बैरिकेड है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब से रिलेटेड है। इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने से रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इसमें जो क्वाड ग्रुप है इंडिया की किस प्रकार से मदद कर सकता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यदि आप किसी कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। आप इसके अंतर्गत ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें आप लिविंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लांट सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो जीवित कोशिकाएं होती हैं इनको can be naturally occurring or more often they have been genetically engineered to produce the specific substance। इनका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? ताकि स्पेसिफिक कोई सब्सटेंस को हम प्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल ऑफ बायो मैन्युफैक्चर्ड बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? ऐसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल करना जिनकी सहायता से हम मेडिसिन बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, और इनका इस्तेमाल हम फूड इंडस्ट्री में या फिर बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आर प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है, इनको प्रोड्यूस हम कर पा रहे हैं किसमें? बैक्टीरिया में ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान इनको हम प्रोड्यूस किए हैं बैक्टीरिया में। तो इस प्रकार से बायो मैन्युफैक्चर्ड बायोमोलिक्यूल का भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए। अब हम सीधे चलें एडिटोरियल की तरफ में। तो एक बायो मैन्युफैक्चरिंग का हब इंडिया को बनाया जाएगा और इसमें सहायता करेगा हमारा क्वाड ग्रुप। ठीक है, क्वाड मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। इंडिया एज ए क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इंडिया को कैसे करके हम बायो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना सकते हैं? इसमें क्या शुरुआत यहाँ पर करी जाती है एक क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप के साथ में। क्या नाम रखा गया है? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। मार्च 2021 में क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने सेटअप किया था एक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप को। क्यों किए थे?
ताकि कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके, मॉनिटरिंग किया जा सके एंड देखरेख किया जा सके फॉर अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इस ग्रुप का निर्माण किया गया था ताकि जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इनके साथ में कोऑपरेशन हो सके, इसकी मॉनिटरिंग हम कर सकें, इसकी देखभाल कर सकें। इसके लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप का का निर्माण किया जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो जो क्वाड कोऑपरेशन है बायोटेक्नोलॉजी के मामले में आज भी उतना ज़्यादा इसका सहयोग नहीं मिल पाया है। क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, हम चाहते हैं कि क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण किया जाए इंडिया में। ये काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। नेसेसरी फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, टू इन्हेंस दिस कोऑपरेशन। जिस कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं वो कब हो पाएगा, जब हम क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण कर पाएंगे। बायो मैन्युफैक्चरिंग हम किसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत हम कुछ लिविंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सेल कल्चर्स टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल एंड मटेरियल्स ऑन ए केमिकल स्केल। हम इसके अंतर्गत में सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कुछ मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर सकें, कुछ मटेरियल बना सकें केमिकल लेवल पर। इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल इंडस्ट्री सिस्टम। इसके पास में वो ऊर्जा है जो कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। यहाँ पर 60% ऑफ फिजिकल इनपुट टू ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में हम देखेंगे 60% जो फिजिकल इनपुट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाना है ग्लोबल इकोनॉमी में, ताकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ चीज़ों का निर्माण किया जा सके। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना रिकॉग्नाइज करते हैं द नीड टू ऑप्टिमाइज दिस इकोसिस्टम। अमेरिका, चाइना जैसी कंट्री ऐसी हैं जो कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी लेकर आए हैं ताकि उनकी जो बायो इकोनॉमी है उसको वो आकार दे सके। जो हब प्रपोज करने की बात करी जा रही है, इससे हमें सहायता मिल सकती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, इन्वेस्टर को कनेक्ट करने में, इस्टेब्लिश ए बायो मैन्युफैक्चरिंग फंड दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू द क्वाड। एक फंड भी स्थापित करने की बात करी जा रही है जिसका प्रशासन कौन करेगा, जिसकी देखरेख रहेगी क्वाड के ऊपर, ताकि सपोर्ट किया जा सके इंडिया के एफर्ट को। वो रिड्यूस करना चाहता है चाइना के ऊपर की डिपेंडेंसी को। द क्वाड एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। इंडिया का जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, इसमें क्या क्या इन्विज़न रखा गया है, क्या क्या परिकल्पना करी गई है। द कंट्री एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 2025। तो इंडिया की जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसके अंतर्गत इंडिया चाहता है कि हम ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बने 2025 तक। इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत एक टारगेट रखा जाता है $100 बिलियन का इस हब के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकॉग्नाइज़ करें, मान्यता दें कि इंडिया का जो एम्बिशन है, उद्देश्य है, इसको कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है। पार्टिकुलरली जो क्वाड मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे इंडिया को कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो क्वाड को इस्टेब्लिश करना चाहिए एक बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में, ताकि बेनिफिट हो सके कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल सिस्टम को और एड्रेस किया जा सके सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटीज़ को, जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको हम एड्रेस कर सकें। देखिए, क्वाड अपने आप में देखा जाए तो चार जो कंट्रीज़ हैं, चारों के पास अलग अलग किस्म की पावर है और इसका फ़ायदा उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूएस पैसा प्रोवाइड कर सकता है, वहीं जो बाकी के 3 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस,
आल्सो पोसेस एडवांस बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम, इनके पास में बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम मौजूद है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मौजूद है, और इंडिया के पास में है स्किल्ड मैन पावर, और पोटेंशियल है कि वो प्रोवाइड कर सकता है अफोर्डेबल स्केल में, मतलब सस्ती दर पर वो निर्माण कर सकता है। क्योंकि जब भी इंडिया बनाएगा बड़े लेवल पर बनाएगा, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा चीज़ें बनाएगा तो सस्ती दर पर बनाना संभव हो पाएगा। तो वास्तव में इंडिया जो है एक आइडियल चॉइस के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, जो कि होस्ट करेगा बायो मैन्युफैक्चरिंग हब को थैंक्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसका इस्तेमाल हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। हमारे पास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्टाइज मौजूद हैं, हमारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है। यदि हम ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंडिया उन टॉप परफॉर्मर में आ जाता है, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, इन बोथ क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटपुट एंड द शेयर अमंग रिसर्च पब्लिकेशन। तो क्वालिटी के मामले हो, चाहे रिसर्च के मामले में हो, चाहे आउटपुट के मामले हो, इंडिया सबसे आगे है। इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल इन लो कॉस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के पास मैं आपको बताया था कि इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो सस्ती दर पर दवाओं का निर्माण कर सकता है। पार्टिकुलरली हम यदि एंजाइम, रीएजेंट, रिसर्च मटेरियल और इक्विपमेंट की बात करें तो इनको सस्ती दर पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो एक एनालिसिस के अनुसार यदि हम देखें, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग 33% लोअर है व्हेन कंपेयर टू दैट इन यूएस। यूएस में 100 रुपये में बनेगी, इंडिया में 33 रुपये में बन जाएगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे करके हम मजबूत कर सकते हैं, तो यहाँ पर चीन एक खतरे के रूप में बताया जा रहा है। फर्मेंटेशन कैपेसिटी, इंडिया आल्सो एम्स टू बिकम ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब विथ प्लान्स टू इंक्रीज फर्मेंटेशन कैपेसिटी 10-fold to 10 मिलियन लीटर इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर। आने वाले 3 से 5 साल में फर्मेंटेशन की कैपेसिटी को हम 3 गुना से, ठीक है, 3 गुना वृद्धि करेंगे, नहीं 10 गुना वृद्धि करेंगे, 10 मिलियन लीटर हम इसका प्रोडक्शन कर पाएंगे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम किसको बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो गोली दवाई जो बनाई जाती हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसी को ही हम एपीआई बोलते हैं। तो इस मामले में चाइना बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना से हम एपीआई ख़रीदते हैं तब जा कर के गोली दवाई का निर्माण कर पाते हैं। एपीआई को डेवलप किया जाता है बायोकेमिकली, फिर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल और प्लांट, इनको कहाँ से निकाला गया है, एनिमल से या फिर प्लांट से, केमिकली सिंथेसाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्योरीफाइड मटेरियल फ्रॉम एनिमल और प्लांट, कुल मिलाकर के ऐसा बताया जा रहा है कि हम एनिमल से या फिर प्लांट से प्योरीफाइड मटेरियल तैयार करते हैं एपीआई के माध्यम से। केमिकल रूप से उसको सिंथेसाइड हमने करे, फिर फर्मेंटेटेड किए थे एक स्टरलाइज एनवायरनमेंट के भीतर, फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाता है इनकी दवाइयों की लेबोरेटरी में। तो एपीआई से रिलेटेड ये चीज़ थी, इसको हमने देख लिया। चाइना ने अपना इंटेंशन दिखाया है इस मार्केट को कैप्चर करने के मामले में, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये डोमिनेट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में। एपीआई के मामले में चाइना अपने आप को हमेशा आगे रखा है। फैक्ट वाली बात यह है, यदि हमारे पास कंसर्न है चाइना को लेकर के, चाइना का डोमिनेंस है एपीआई सेक्टर में, इसी ने इंडिया को पुश किया है कि आप लॉन्च करिए एक प्रोडक्शन इंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, और इसने एलोकेट किया था $2 बिलियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कि आप जो है बायो फार्मास्यूटिकल का निर्माण करिए, एपीआई का निर्माण करिए, जो कि बहुत ही क्रिटिकल मटेरियल है गोली दवाई की मैन्युफैक्चरिंग में। इस प्रकार से यदि आप डिपेंडेंस हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है इंडिया और क्वाड दोनों को इससे फ़ायदा होगा।
आगे बात करी जाती है कि हमें बूस्ट करना है वर्कफोर्स को और इसके जो भी बैरियर हैं उसको हमें हटाने की ज़रूरत है। यदि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है तो इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी हमारी वर्कफोर्स की क्वालिटी को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। हमारे पास में बहुत सारे साइंस के प्रोफेशनल मौजूद हैं, लेकिन इनके पास में वो टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ को यदि एड्रेस हमें करना है तो परमानेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में हम देख सकते हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वहीं से ये सब सीख लें। इसमें एक्सपर्ट रहेंगे क्वाड कंट्रीज़ को जो कि प्रोवाइड करेंगी ट्रेनिंग का काम। Recent policy changes in India allow the establishment of foreign university and can encourage scholar exchange program। अभी हाल ही में कुछ नियम संशोधन किए गए हैं जिसके अंतर्गत में फॉरेन की कोई जो यूनिवर्सिटी है अब इंडिया में अपना स्कूल कॉलेज खोल सकती है। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा कदम है। ट्रेनिंग शुड आल्सो फोकस ऑन कमर्शियलाइजेशन रिसर्च। ट्रेनिंग यदि मैं कर रहा हूँ तो उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा यदि मैं उस चीज़ से कमा ना पाऊँ। इसलिए कमर्शियलाइजेशन रिसर्च होना चाहिए, कमर्शियलाइजेशन डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक कॉमन चैलेंज है फॉर नॉन यूएस कंट्रीज़ इन क्वाड के लिए। रिसर्च कोलैबोरेशन ऑफिस की बात करी जाती है। यदि क्रॉस क्वाड कोलैबोरेशन का हमें इस्तेमाल करना है तो जो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब है कैन हाउस ऑल करेंट बायलैटरल गवर्नमेंट एफर्ट एंड एस्टेब्लिश ए रिसर्च कोलैबोरेशन ऑफिस फॉर दिस पर्पस। इसके लिए बायलैटरल गवर्नमेंट एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि रिसर्च कोलैबोरेशन ऑफिस की इस पर्पस के लिए। ये जो हम हब बनाएंगे ये लैंग्वेज रेगुलेशन, डाटा शेयरिंग, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सिक्योर सप्लाई चेन, इस सारी की सारी सुविधा प्रोवाइड हमको करेगा और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। इस प्रकार की जो स्ट्रीमलाइन की हम बात कर रहे हैं इससे हमें बढ़ावा मिलेगा, कोलैबोरेशन होगा, कोलैबोरेशन के एफर्ट्स विद इन द क्वाड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन नेशन आउटसाइड द क्वाड एज वेल एज। इसके बाद हम सीधे चलते हैं राजस्थान की तरफ और देख लेते हैं राजस्थान से जुड़ी प्रमुख खबरों को। तो राजस्थान सरकार की तरफ से पीस एंड नॉन वायलेंस सेल का गठन किया गया है। पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, शांति और सद्भावना, ठीक है, नॉन वायलेंस अहिंसा, शांति और अहिंसा प्रभाग का गठन किया गया है। राजस्थान की तरफ से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा है संडे के दिन दैट हार्मनी कैन बी मेंटेन इन सोसाइटी। तो हमें हमारे राज्य में, हमारे समाज में हार्मोनी को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। हार्मोनी को बनाए रखने का मतलब ये है सद्भावना को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए शांति और अहिंसा का मार्ग हमको अपनाने की ज़रूरत है। एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनरेस्ट एंड वायलेंस। जहाँ कहीं भी अनरेस्ट है, वायलेंस है, वहाँ पर हम विकास नहीं कर सकते हैं। He said this while inaugurating peace and non-violence cell in all district। हर जिला में इस प्रकार के सेल का गठन किया जा रहा है। फ्रॉम हिज रेसिडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका उद्घाटन उन्होंने किया था अपने स्टेट से, ठीक है, रेसिडेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वायलेंस हो रहा है, इसके चलते चलते जो ह्यूमैनिटी है उसको खतरा उत्पन्न होता है। महात्मा गांधी ने लंबी लड़ाई लड़ा था, ठीक है, हमारी फ्रीडम के लिए और आज़ादी दिलवाई थी ट्रुथ, पीस एंड नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह के माध्यम से, ऐसा गहलोत का कहना है। इसके अलावा राजीव गांधी के क्या इफोर्ट्स रहे थे पीस को इस्टेब्लिश करने के मामले में, इसका भी यहाँ पर अशोक गहलोत के द्वारा उल्लेख किया जाता है। अपनी स्पीच में उन्होंने राजीव गांधी का भी उल्लेख किया था। इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है उसको आखिर गठित क्यों किया गया है तो उनका कहना है कि हम इस प्रकार के डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि डेवलप कर सकें लोगों में पीस और नॉन वायलेंस की भावना को।
यहाँ पर हैमलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये भी छोटे छोटे गांव ही होते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का कहना है कि ये जो डिपार्टमेंट हैं ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से, ठीक है। महात्मा गांधी और उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को जागरूक करते हैं उनके माध्यम से, चाहे वो स्टेट हो, डिवीज़न हो, डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रकार से डिपार्टमेंट का गठन किया गया है जो कि शांति और अहिंसा का संदेश देते हैं लोगों को। तो आज के टाइम में देखा जाए, यदि ये चीज़ सफल हो पाती है तो अपने आप में एक मिसाल रहेगी। और अच्छी बात है कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है कुछ अलग से काम कर रही है, लोगों को शांति और सद्भावना का संदेश देते हुए। इसके बाद थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके अलावा क्या क्या और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। ये वाला जो पेज है यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा यहाँ पर विज्ञापन भर दिया है। एजुकेशन वाले पेज में भी ज़्यादा कुछ खास हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। टेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं। एडिटोरियल वाला पेज तो हम देख चुके हैं। एडिटोरियल में जो 2 एडिटोरियल आज हम डिस्कस किए हैं, तो जो बायो मैन्युफैक्चरिंग वाला है ना, तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। टेक्स्ट वाले पेज में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इससे रिलेटेड एक जानकारी आई है और थोड़े बहुत इसमें थोड़े से डेटा प्रस्तुत किए गए हैं। देखते हैं यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग ए ह्यूमन पैन जीनोम मैप, ह्यूमन पैन जीनोम मैप के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जीनोम से रिलेटेड ही थोड़ी सी टॉपिक यहाँ पर आई है, ठीक है। पैन जीनोम से रिलेटेड, अनलाइक द अर्लियर रेफरेंस जीनोम विच इज लीनियर सीक्वेंस, बट कहाँ चला गया, द पैन जीनोम इज ए ग्राफ, द ग्राफ ऑफ ईच क्रोमोसोम is like a bamboo stem with nodes where a stretch of sequence of all 47 individual converge similar and are internodes of varying length representing genetic variation among those individual from different ancestries। थोड़ा सा हटके रहता है जीनोम से। जीनोम एक प्रकार का, पे जीनोम एक प्रकार का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? इसमें एक एक जो क्रोम है, क्रोम लाइक ए बैम्बू स्टेम के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे नोड्स मौजूद हैं जो कि फैले हुए हैं। स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑल 47 इंडिविजुअल कन्वर्ज, प्रत्येक जो 47 इंडिविजुअल्स है वो कन्वर्ज यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो संरचनाएं दिखाई दी हैं सीक्वेंसेस की, वो 47 जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें एकाग्र रूप में दिखाई दी है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो 47 हैं ये सारे के सारे सिमिलर हैं एंड विथ इंटरनोड ऑफ वेराइंग लेंथ। इनके जो इंटरनोड्स हैं जो कि परिवर्तनीय जिनकी लेंथ है, इसका मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएशन को। लंबाई अलग अलग है, मतलब इनका जेनेटिक वेरिएशन भी अलग अलग है। अमंग दोज इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट एंसेंट्रीज, एक का पूर्वज अलग था, दूसरे का पूर्वज अलग है। ये कैसे करके पता लगाएंगे हम? इसका हम पता लगा सकते हैं यदि उनमें जेनेटिक वेरिएशन दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। और ये सब किसके माध्यम से संभव है? पैन जीनोम मैप के माध्यम से। पैन जीनोम मैप को समझाने के लिए सबसे पहले पैन जीनोम के बारे में बताया जाता है कि आखिर जीनोम